एक शरीफ नौजवान जिसे कदम कदम पर संसार किया गया। जालिम माशरे की नाइंसाफियों, करप्ट पुलिस और दौलतमंद बदमाशों ने उसे भी एक गुंडा बनने पर मजबूर कर दिया। और जब एक शरीफ इंसान जराइम पेशा बन जाए तो वो सब गुंडों से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। एक बदकिस्मत नौजवान जिसे जुर्म की दलदल ने एक आतिशफशां बना दिया। बदले की आग में जलते एक शरीफ नौजवान की कहानी। सुबह 8 बजे तक आग पर काबू पा लिया गया। उस वक्त तक पुलिस के 2-3 बड़े ऑफिसर भी पहुंच गए थे। कोठी राख का ढेर बन चुकी थी। मलबे में जगह जगह से धुआं उठ रहा था। आगे पीछे की गलियों में लोगों का हुजूम लगा हुआ था और पुलिस वाले उन्हें दूर रखने की कोशिश कर रहे थे। फायर ब्रिगेड के आदमी और चंद पुलिस एहलकार मलबा हटा रहे थे। उसके साथ ही एक पुलिस ऑफिसर ने लोगों से पूछगिछ शुरू कर दी। उस गली में रहने वालों के बयान के मुताबिक उस कोठी में एक औरत रहती थी जिसने थोड़ा अरसा पहले ये कोठी किराए पर ली थी। उसके साथ कभी कभी एक आदमी भी आया करता था। वो आदमी कभी किसी गाड़ी में आता और कभी रिक्शा चलाता हुआ। एक आदमी ने 2 औरतों के बारे में बताया। एक चादर ओढ़ती थी और दूसरी बुर्का पहनती थी, लेकिन उनके चेहरे बहुत कम लोगों ने देखे थे। बाज लोगों ने ये भी बताया कि इस कोठी में रहने वाले कई रोज तो यहाँ आते ही नहीं थे और कोठी खाली ही रहती थी। एक तरफ पुलिस ऑफिसर लोगों से पूछगिछ कर रहा था और दूसरी तरफ मलबा हटाने का काम जारी था। गिराज के मलबे से एक पजेरो और एक रिक्शे के ढांचे मिले थे और फिर ये इंकिशाफ ज्यादा सनसनीखेज साबित हुआ कि एक जगह मलबे के नीचे से 2 जले हुए इंसानी ढांचे भी मिले हैं। पुलिस ऑफिसर्स फौरन ही वहां पहुंच गए। मलबे को बड़ी एहतियात से पूरी तरह हटाया गया। 2 इंसानी ढांचे थे जिनकी बाज हड्डियां भी जलकर राख हो चुकी थी। उन ढांचों पर गोश्त का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। जली हुई हड्डियों के ढांचों से ये अंदाजा लगाना दुश्वार था कि वो दोनों मर्द थे या उनमें एक मर्द और एक औरत थी या दोनों औरतें थीं। इन ढांचों को उठाने की कोशिश की गई तो वो बिखर गए। नीम सोख्ता हड्डियों को बड़ी एहतियात से एक चादर में समेटकर पुलिस की गाड़ी में डाल दिया गया। दोपहर के 12 बज गए। लोग अब भी बड़ी तादाद में आसपास की गलियों में मौजूद थे। फायर ब्रिगेड वाले जा चुके थे। अलबत्ता पुलिस वाले एक ऑफिसर की निगरानी में मलबा हटा रहे थे। इस दौरान उस गली की एक कोठी में रहने वाला एक आदमी एक और शख्स को पुलिस ऑफिसर के पास ले आया। वो शख्स गालिबन माली था। मैला सा खद्दर का कुर्ता और धोती बांधी हुई थी। खटारा सी साइकिल के कैरियर पर घास काटने वाली मशीन भी रखी हुई थी। उस आदमी ने कहा, ये नूरदीन माली है जनाब। ये इस इलाके की कोठियों में काम करता है। उस औरत को ये कोठी इसी ने किराए पर दिलवाई थी। सब इंस्पेक्टर ने नूरदीन को घूरा। बोला, अच्छा तो तुम प्रॉपर्टी डीलिंग भी करते हो? नूरदीन बोला, मैं 15 साल से इस इलाके में काम कर रहा हूँ जनाब। यहाँ के लोग मुझे अच्छी तरह जानते हैं, मुझ पर एतमाद करते हैं। बाज लोग अपनी कोठियां किराए पर उठाने के लिए मुझे कह देते हैं। इस तरह मुझे भी 4 पैसे मिल जाते हैं। मैं और बिल्ला सब्जी वाला मिलकर ये काम करते हैं। सब इंस्पेक्टर ने घूरा। बोला, ये कोठी तुमने किसको किराए पर दी थी? नूरदीन ने कहा, एक जवान औरत थी जी। उसने बताया कि वो एक रिटायर्ड एसपी की बीवी है। सब इंस्पेक्टर ने उसे घूरा। बोला, एसपी के ओहदे से रिटायर होने वाले शख्स की उम्र 60 साल से कम नहीं हो सकती। उसकी बीवी जवान कैसे हो सकती है? नूरदीन बोला, हो सकती है जी। बड़े लोग तो 2-2, 3-3 शादियां करते हैं। सब इंस्पेक्टर बोला, ठीक है। कोई किराया नामा भी लिखा गया था? नूरदीन ने कहा, आहो जी, बिल्ला सब्जी वाला बड़ा कानूनी आदमी है। वो हर काम कानून के मुताबिक करता है। उसने वकील से किराया नामा टाइप करवाया था और मलिक साहब के घर पर बैठकर उस किराए नामे पर दस्तखत हुए थे। सब इंस्पेक्टर ने पूछा, मलिक साहब कौन है? नूरदीन बोला, इस कोठी के मालिक हैं जी। बागबानपुरे में रहते हैं। उन्हें तो अभी इत्तला भी नहीं मिली कि उनकी कोठी जल गई है। सब इंस्पेक्टर बोला, मलिक साहब का कोई टेलीफोन नंबर है? नूरदीन बोला, आहो जी। उसने जेब से एक छोटी सी नोटबुक निकाली। कसरत इस्तेमाल से ये नोटबुक खासी बोसीदा हो चुकी थी। उसमें कहीं तो पैसों का हिसाब लिखा हुआ था, कहीं कोई एड्रेस था और कहीं फोन नंबर लिखे हुए थे। उसने मलिक साहब का फोन नंबर बताया, जिसे सब इंस्पेक्टर ने नोट कर लिया। सब इंस्पेक्टर ने 2 कांस्टेबलों को वहीं छोड़ दिया और बाकी पार्टी को लेकर थाने आ गया और एसएचओ को रिपोर्ट देने के बाद फोन का रिसीवर उठाकर मलिक साहब का नंबर डायल करने लगा। कॉल खुद मलिक ने ही रिसीव की थी। सब इंस्पेक्टर बोला, मैं गुलबर्ग थाने से सब इंस्पेक्टर हामिद बात कर रहा हूँ। क्या ये कोठी आप ही की है? उसने कोठी का नंबर बताया। बोला, जी हाँ, कोठी तो मेरी ही है। कुछ अरसा पहले मैंने कोठी एक रिटायर्ड एसपी को किराए पर दी थी। लेकिन बात क्या है? सब इंस्पेक्टर ने कहा, आपकी कोठी आग लग जाने से राख का ढेर बन चुकी है। मलबे में से 2 लाशें भी मिली हैं। आप थाने आ जाएं और किराया नामा भी साथ लेते आएं। सब इंस्पेक्टर ने फोन बंद कर दिया। मलिक साहब तकरीबन 1.5 घंटे बाद थाने पहुंचे। वो 50-55 की उम्र का कदरे भारी भरकम आदमी था।
सफेद दाढ़ी जिसमें चंद बाल काले भी थे, माथे पर निशान उनके नमाजी होने की गवाही दे रहा था। वो गालिबन अपनी कोठी का मलबा देख कर आए थे। चेहरे पर यतीमी बरस रही थी। उसने आते ही पूछा, मेरी कोठी को आग कैसे लगी? सब इंस्पेक्टर बोला, यह तो मालूम नहीं हो सका। हमें सिर्फ इस बात से दिलचस्पी है कि आपने वो कोठी कब और किसको किराए पर दी थी। मलिक साहब बोले, एक रिटायर्ड एसपी हैं जी, उनकी बेगम मेरे पास आई थी, किराया नामा उसी के नाम पर है, ये देखिए। मलिक ने ब्राउन रंग के एक लिफाफे में से कुछ कागजात निकाल कर उसके सामने रख दिए। ये स्टैम्प पेपर पर कोठी का किराया नामा था। उस किराएनामे की रूह से 8,000 रुपए माहाना तय हुआ था और 50,000 रुपए बतौर फिक्स डिपॉजिट लिए गए थे, जबकि 3 महीने का किराया एडवांस के तौर पर लिया गया था। इस किराएनामे पर ओथ कमिश्नर की मोहर और दस्तखत भी सब थे। किराएनामे के साथ किराएदार का शनाख्ती कार्ड भी मुंसलिक था। कार्ड का वो हिस्सा ऊपर था जिस पर नाम और पता वगैरह लिखा होता है। साबिरा सुल्ताना ज़ौजा मुराद अली। एड्रेस वसनपुरे के एक मकान का था। सब इंस्पेक्टर ने शनाख्ती कार्ड पलट कर देखा। कार्ड होल्डर की तस्वीर नहीं थी। कौमी शनाख्ती कार्ड पर खवातीन की तस्वीर को पाबंदी से मुस्तस्ना करार दिया गया था। सब इंस्पेक्टर एक बार फिर कार्ड पलट कर देखने लगा। साबिरा सुल्ताना की तारीख पैदाइश फरवरी 1940 की थी, जिसका मतलब था कि उसकी उम्र उस वक्त 55 से ऊपर थी। सब इंस्पेक्टर उसकी तरफ देखते हुए बोला, मलिक साहब, आपने जिस औरत को ये कोठी किराए पर दी थी, क्या आप उसे जानते हैं? उसकी उम्र क्या होगी? मलिक ने जवाब दिया, ये कोठी मैंने बिल्ला सब्जी वाले की मारिफत पर किराए पर दी थी। वो जवान औरत थी, उम्र 27-28 साल रही होगी। सब इंस्पेक्टर ने पूछा, हुलिया कैसा था? मलिक बोला, जवान थी, खूबसूरत थी, और फिर तफसील से हुलिया बताने लगा, जिसे सब इंस्पेक्टर ने नोट कर लिया। फिर बोला, इस शनाख्ती कार्ड के मुताबिक आपने जिस औरत को ये कोठी किराए पर दी थी, उसकी उम्र तकरीबन 55 साल है। क्या आपने किराएनामे पर दस्तखत करवाते वक्त शनाख्ती कार्ड नहीं देखा था? मलिक उछल पड़ा। उसके चेहरे पर हवाइयां सी उड़ने लगी। वो सब इंस्पेक्टर से कागजात लेकर शनाख्ती कार्ड देखने लगा। सब इंस्पेक्टर उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या आपको मालूम नहीं कि तस्दीक किए बगैर किसी को मकान किराए पर देना जुर्म है? हमें इत्तला मिली थी कि बदनाम जमाना मुजरिम शारिक और समीना इस कोठी में रूपोश हैं। आपने औरत का जो हुलिया बताया है वो भी समीना से मिलता जुलता है। हम उन दोनों की गिरफ्तारी के लिए यहाँ छापा मारने आए थे, लेकिन हमारे पहुंचने से पहले कोठी को आग लग चुकी थी और वो पूरी तरह शोलों की लपेट में थी। मलबे से जली हुई 2 लाशें, बल्कि जली हुई हड्डियां मिली हैं, जिनसे मरने वालों की शनाख्त मुमकिन नहीं। शुबा है कि वो समीना और शारिक थे, जिन्हें आग लगने के बाद बाहर निकलने का मौका न मिल सका और वो दोनों भी जलकर राख हो गए। अब बात आपकी है। सब इंस्पेक्टर ने उसके चेहरे पर नजरें जमा दी। बोला, वो दोनों संगीन तरीन वारदातों में कानून को मतलूब थे और आपने उन्हें कोठी किराए पर दी थी, और आप जानते हैं कि किसी मुजरिम को पनाह देना भी संगीन जुर्म है। मलिक का चेहरा खौफ से सफेद पड़ गया। बोला, मैं बेकसूर हूँ। बिल्ला सब्जी वाला काबिल एतमाद आदमी है। मैंने पहले भी 1-2 मरतबा उसके तवस्सुत से कोठी किराए पर दी थी। कभी किराएदारों से कोई शिकायत नहीं हुई। बिल्ला यकीनन उस औरत को जानता होगा। सब इंस्पेक्टर बोला, वो तो हम मालूम कर ही लेंगे, लेकिन आप भी बर्रिउज़ ज़िम्मा करार नहीं दिया जा सकते। आप यहाँ बैठिए, मैं SHO साहब से बात कर लूँ। सब इंस्पेक्टर ने पहले एक कांस्टेबल को बिल्ला सब्जी वाले और नूरदीन माली को बुलाने के लिए भेज दिया और खुद उठकर SHO के कमरे में आ गया और उसे कागजात दिखाते हुए बोला, माली ने और मलिक साहब ने जो हुलिया बताया है उससे तो ये साबित होता है कि वो कोठी समीना ने किराए पर हासिल की थी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि रिटायर्ड SP मुराद अली की बीवी का शनाख्ती कार्ड उसके पास कहाँ से आया? SHO ने उलझी हुई नजरों से उसकी तरफ देखा। बोला, SP मुराद अली की बीवी का शनाख्ती कार्ड? सब इंस्पेक्टर ने कागजात उसके सामने रखे। बोला, जी हाँ, ये देखिए। SHO कागजात देखने लगा, फिर उन्हें मेज पर एक तरफ रखते हुए बोला, इस कार्ड पर एड्रेस वसनपुरा का है, लेकिन मुराद अली साहब गुज़श्ता 3 साल से गुलबर्ग में ही रह रहे हैं। मैं उनसे फोन पर बात करता हूँ। उसने फोन का रिसीवर उठाया, नंबर डायल किया। लाइन मिलने में देर न लगी। वो तकरीबन 5 मिनट तक बात करता रहा, फिर रिसीवर रख कर सब इंस्पेक्टर की तरफ देखते हुए बोला, उनका कहना है कि कुछ अरसा पहले उनकी बेगम का शनाख्ती कार्ड कहीं खो गया था। वो यही समझ रहे थे कि कार्ड घर में ही कहीं इधर उधर रख दिया गया होगा। चूंकि उसकी कहीं जरूरत नहीं पड़ी थी, इसलिए उसकी तलाश पर तवज्जो भी नहीं दी गई। वो आधे घंटे में यहाँ आ रहे हैं। तुमने माली और सब्जी वाले को बुलाया? सब इंस्पेक्टर बोला, कांस्टेबल को भेजा है सर। SHO ने कहा, बंद करो उन दोनों को और कोठी के मालिक को भी बिठाए रखो। सब इंस्पेक्टर बोला, जी सर। ठीक उसी वक्त एक कांस्टेबल अंदर दाखिल हुआ। ये उन दोनों में से एक था जिन्हें आतिशज़दा कोठी के मलबे की निगरानी के लिए छोड़ा गया था। सब इंस्पेक्टर ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। बोला, क्या बात है हफीज? कांस्टेबल हफीज ने कहा, सर, इस कोठी के नीचे एक तहखाने का इंकशाफ हुआ है। मलबे में एक जगह से अचानक ही शोले उठने लगे थे। मैं पानी की बाल्टी लेकर वहां पहुंचा, आग बुझा दी, फिर 1-2 लकड़ियां इधर उधर हटाई तो उनके नीचे तहखाने की सीढ़ियां नजर आईं।
मैं आपको रिपोर्ट देने के लिए चला आया। सब इंस्पेक्टर चौंक गया, बोला ओ। फिर एसएचओ की तरफ देखा, एसएचओ भी कुर्सी से उठ गया, बोला चलो मैं भी चल रहा हूँ। वो दोनों थाने से बाहर आ गए, जीप में बैठे और कोठी की तरफ रवाना हो गए। उस जगह से मलबा हटवा दिया गया था जहां तहखाने का इंकिशाफ हुआ था। नीचे सीढ़ियां थीं जिनके इख्तिताम पर दरवाजा था। दरवाजा अगरचे लकड़ी का था लेकिन पूरी तरह नहीं जला था। शायद आग पूरी तरह नीचे नहीं पहुंची थी। दरवाजे का कुंडा सलामत था जिसमें ताला भी लगा हुआ था। एसएचओ के इशारे पर एक कांस्टेबल ने सीढ़ियों पर उतर कर ताला तोड़ दिया। उसके साथ ही यूं लगा जैसे जहन्नम का दरवाजा खुल गया। गर्म हवा के थपेड़े तहखाने से निकल रहे थे। उन्हें तकरीबन आधा घंटा इंतजार करना पड़ा। इस दौरान एक टॉर्च का भी बंदोबस्त कर लिया गया। इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर तहखाने में उतर गए। टॉर्च इंस्पेक्टर के हाथ में थी। वो उसकी रोशनी में चारों तरफ देख रहा था और फिर वो चौंक गया। टॉर्च की रोशनी में फर्श पर पड़ी हुई कोई चीज चमक रही थी और जब उसने झुककर वो चीज उठाई तो उसकी आंखें भी चमक उठी। वो सोने का एक बिस्किट था जो गर्मी से पिघल गया था। टॉर्च की रोशनी एक बार फिर गर्दिश करने लगी। उन्हें तहखाने के फर्श पर सोने के 11 बिस्किट मिले। वो तहखाने से बाहर आ गए। उसके तकरीबन आधे घंटे के बाद इंस्पेक्टर थाने के फोन पर डीएसपी से बात कर रहा था। अगले रोज तमाम अखबारात की हेडलाइंस बड़ी सनसनीखेज थीं। तबाही का देवता शारिक और बर्बादी की देवी समीना आग में जलकर राख हो गए। हर अखबार ने अपने अपने तौर पर तफसीलात शाया की थी। हेडलाइन के अलावा हर अखबार के कम से कम 2-2 सफ़े शारिक और समीना ही की खबरों से भरे हुए थे। एक अखबार ने उसकी पूरी सवानें शाया कर दी थी कि किस तरह उसे 12 साल की उम्र में अपने माँ बाप के कत्ल के इल्जाम में सजा हुई थी और सजा काटकर जेल से रिहा होने के बाद उसने किस तरह पुलिस और बाज़ दीगर लोगों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां शुरू कर दी थी और किस तरह उसने समीना को ब्लैकमेल करके अपने साथ मिलाया था। अखबारात में शारिक के बारे में बहुत से ऐसे लोगों के इंटरव्यूज भी शाया हुए थे जिन्हें शारिक जानता नहीं था। समीना के वालिद का इंटरव्यू और उसकी छोटी बहन और भाई के तासुरात भी शाया हुए थे। 2 अखबार ऐसे थे जिन्होंने फैसलाबाद में समीना के कॉलेज की प्रिंसिपल, बाज़ लेक्चरार्स और शागिर्दों के इंटरव्यूज भी शाया किए थे। उन सब ने समीना को बेहद शरीफ, खुश अखलाक और रहम दिल करार दिया था और इस बात पर भी हैरत का इजहार किया था कि वो शारिक जैसे शख्स के हाथ कैसे लग गई। शारिक के बारे में भी मुख्तलिफ आरा थीं। बाज़ लोगों ने उसे जालिम और बेरहम करार दिया जबकि अक्सरियत इस बात पर मुत्तफिक थी कि शारिक बेगुनाह था। उसके साथ ज्यादतियां हुई थीं और वो हथियार उठाने पर मजबूर हो गया था। अखबारात ने इसी हवाले से लंबे चौड़े इदारिये भी शाया किए थे और तकरीबन हर अखबार ने ये सवाल उठाया था कि शारिक मुजरिम कैसे बना। जिस शख्स ने जेल में रहकर तालीम हासिल की हो, जेल में उसका किरदार काबिल तारीफ और बेमिसाल रहा हो, वो जेल से बाहर आकर इतना बड़ा मुजरिम कैसे बन गया। बाज़ अखबारात ने तो कानून के मुहाफिजों को इसका जिम्मेदार ठहराया था जो अपने जाती मफाद के लिए एक शरीफ इंसान को भी शारिक जैसा खतरनाक मुजरिम बनने पर मजबूर कर देते। शारिक ने सब कुछ तफसील से पढ़ा और जाहिर है वो इस पर मुस्कुराए बगैर नहीं रह सका। उसने हेडलाइंस वाली खबर एक बार फिर तफसील से पढ़ी। यह खबर पुलिस के जराये से शाया की गई थी। इस खबर के मुताबिक गुलबर्ग के एसपी को इत्तला मिली थी कि खतरनाक मुजरिम शारिक और उसकी साथी समीना गुलबर्ग के इलाके में किसी जगह रूपोश हैं। एसपी की हिदायत पर पुलिस की एक खुसूसी पार्टी तश्कील दी गई जिसने शारिक और समीना के बारे में इंतहाई राजदारी के साथ तहकीकात शुरू कर दी। चंद रोज पहले गुलबर्ग में ही कदीर नामी एक आदमी पुलिस मुकाबले में मारा गया था। कदीर के बारे में तहकीकात की गई तो पता चला कि वो रिक्शा चलाता है और इचरे में रिहाइश पजीर है। पुलिस कदीर के बारे में तहकीकात करती रही और गुज़श्ता रोज ये सनसनीखेज इंकिशाफ हुआ कि कदीर भी शारिक के लिए काम करता रहा और टेलीफोन पर उसका शारिक से राब्ता रहता था। पुलिस पार्टी ने उस टेलीफोन के बारे में मालूमात हासिल की तो पता चला कि वो टेलीफोन गुलबर्ग की एक कोठी का है। गुज़श्ता रात एसपी की तश्कील करदा पार्टी उस कोठी पर छापा मारने का प्रोग्राम बना रही थी कि सब इंस्पेक्टर हामिद की निगरानी में पुलिस की एक पार्टी उस तरफ पहुंच गई। उस पार्टी को कोठी की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई थी ताकि शारिक और समीना फरार ना हो सकें। लेकिन पुलिस पार्टी जब वहां पहुंची तो कोठी को आग लग चुकी थी और कोठी मुकम्मल तौर पर आग की लपेट में थी। बाद में पुलिस को उस कोठी के मलबे में से 2 इंसानी ढांचों की जली हुई हड्डियां मिली। पुलिस का दावा है कि वो शारिक और समीना ही थे जिन्हें कोठी से निकलने का मौका ही न मिल सका और वो आग में जलकर राख हो गए। पुलिस को कोठी के गिराज से एक जली हुई पजेरो और एक रिक्शे का ढांचा भी मिला। पजेरो के चेसिस नंबर और इंजन नंबर से ये तस्दीक हो गई कि ये पजेरो हाजी अब्दुल्लाह की मिल्कियत है जो कुछ अर्सा पहले गन पॉइंट पर छीनी गई थी। कोठी के तहखाने से सोने के चंद बिस्किट भी मिले। चंद रोज पहले शारिक और उसके साथियों ने गंडा सिंह वाला के करीब स्मगलरों की एक पार्टी पर हमला करके उनसे 3 करोड़ रुपए मालियत का सोना छीना था जो भारत को स्मगल किया जा रहा था।
ख्याल है कि वो सोना उस कोठी के तहखाने में रखा हुआ था, जो बाद में किसी वक्त वहां से कहीं और मुंतकिल कर दिया गया था, और गालिबन इस मुंतकिली के दौरान सोने के चंद बिस्किट तहखाने में गिर गए थे। इन तमाम बातों की रोशनी में पुलिस इस नतीजे पर पहुंची है कि वो समीना और शारिक ही थे जो कोठी की आग में जलकर राख हो गए। इसके साथ ही शहरियों को अब सुकून का सांस लेना नसीब होगा। रजिया, शाहपरी, समीना और नौलखे ने भी अखबार पढ़ा था और अब वो मजे ले लेकर इस खबर पर तबसरा कर रहे थे। नौलखा बोला, चलो किस्सा खत्म हुआ, अब पुलिस को तुम लोगों की तलाश नहीं होगी। हाजी ने भी सुख का सांस लिया होगा। मेरा मशवरा यह है कि कोई नया पंगा लेने की बजाय अब इस मुल्क से निकलने की तैयारी करो, इससे अच्छा मौका फिर नहीं मिलेगा। रजिया जल्दी से बोली, नौलखा भाई ठीक कह रहा है, अब अपना बोरिया बिस्तरा समेटो और जितनी जल्दी मुमकिन हो सके यहाँ से निकल चलो। शारिक ने बारी बारी उनकी तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम लोग समझते हो कि पुलिस के आला अफसरों ने और हाजी ने हमारी मौत का यकीन कर लिया होगा? मुझे यकीन है कि हकायक को छुपाने के लिए इस किस्म की खबर अखबारात को जारी की गई है। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बोला, बात दरअसल यह है कि जब किसी एक बात के हवाले से हुकूमत पर अवाम का दबाव बढ़ जाता है तो अवाम को मुतमईन करने के लिए इस किस्म की खबरें जारी की जाती हैं, जबकि हकायक को छुपाया जाता है। रजिया बोली, क्या इस किस्म का झूठ ज्यादा अरसे तक चल सकता है? शारिक बोला, इस किस्म का झूठ चंद रोज से ज्यादा नहीं चलता, लेकिन अवाम का फौरी दबाव खत्म हो जाता है। उसके 2-4 रोज बाद अगर पोल खुल भी जाए तो वो बात नहीं रहती। इसके अलावा हाजी अब्दुल्ला जैसा शख्स हमारी मौत की खबर को आसानी से हजम नहीं कर सकता। हो सकता है वो ये सोचे कि कोठी को हमने जानबूझकर आग लगाई थी और वो लाशें किसी और की थी। नौलखा बोला, इस तरह तो एक लंबी बहस छिड़ जाएगी। वैसे एक मौका तो मिला है हमें खामोशी से यहाँ से निकल जाने का। शारिक बोला, शायद तुम बहुत ज्यादा बददिल हो गए हो। नौलखे ने कहा, नहीं यार शारिक बाबू, सारी जिंदगी गुजर गई पुलिस से आंख मचोली खेलते, अब दिल चाहता है कि कुछ दिन आराम से गुजार लूं। शारिक गहरा सांस लेते हुए बोला, ठीक है, 2-4 दिन सूरत हाल का जायजा लेने दो, उसके बाद कोई फैसला करूंगा। रजिया बोली, सूरत हाल का जायजा लेने के साथ साथ अपने मामलात भी वाइंड अप करते रहो ताकि ऐन वक्त पर कोई और रुकावट पैदा ना हो। शारिक मुस्कुराते हुए बोला, जो हुक्म सरकार। फिर समीना की तरफ देखने लगा, बोला, वैसे एक बात मेरी समझ में नहीं आई। पुलिस ने ये पता चला लिया कि कदीर हमारे लिए काम कर रहा था और उन्हें फोन नंबर कैसे मालूम हुआ? समीना ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, एक बात पर तुमने तवज्जो नहीं दी। तुमने कदीर को फोन नंबर इस कोठी का दिया था जहां हम बैठे हुए हैं, जबकि अखबार में उस कोठी का फोन नंबर छपा है जिसे हम जलाकर राख कर आए हैं, और बकौल पुलिस के उन्होंने उस फोन नंबर ही के जरिए उस कोठी का पता चलाया था। शारिक बोला, कदीर को मैंने दूसरी कोठी का नंबर भी दे दिया था और उसे सख्ती से यह हिदायत कर दी थी कि अब पुराने नंबर पर राब्ता न करे। उसके बाद वो दूसरी कोठी पर ही फोन करता रहा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उसकी मौत के बाद पुलिस को ये फोन नंबर कैसे मालूम हुआ? समीना बोली, हो सकता है उसने वो नंबर कहीं लिख रखा हो जो पुलिस की नजरों में आ गया हो। शारिक बोला, इसका मतलब है कि उसने यहाँ का नंबर भी कहीं लिखा होगा। अगर किसी वक्त वो नंबर पुलिस की नजरों में आ गया तो ये कोठी भी हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती है। इस सिलसिले में फौरी तौर पर मालूम करना होगा। समीना बोली, लेकिन किस तरह मालूम किया जाएगा? शारिक बोला, इंस्पेक्टर उस्मान मुअत्तल होने के बावजूद पुलिस में उसके ताल्लुकात हैं, वो सब कुछ मालूम कर सकता है। समीना बोली, लेकिन आज के तमाम अखबारात में मेरी और तुम्हारी मौत की खबर छप चुकी है। क्या इंस्पेक्टर उस्मान ये राज अपने सीने में महफूज रख सकेगा कि तुम जिंदा हो? शारिक ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, जिस दिन वो मेरा राज फाश करेगा वो उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। मेरा कोई राज फाश करने से पहले उसे बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। समीना बोली, तो फिर बात करो उससे। वो लोग उस वक्त नौलखे वाले कमरे में बैठे हुए थे। शारिक उठकर लाउंज में आ गया जहां टेलीफोन रखा हुआ था। मरियम लाउंज ही में एक सोफे पर बैठी हुई थी। शारिक दूसरे सोफे पर बैठते हुए बोला, माँ जी आप यहाँ बैठी हैं, बाहर इतना अच्छा मौसम हो रहा है, ठंडी हवा चल रही है और आप यहाँ? मरियम उठकर खड़ी हो गई, बोली, चली जाती हूँ। उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट थी। वो समझ गई थी कि शारिक को फोन करना होगा। मरियम जैसे ही दरवाजे से निकली, शारिक फोन का रिसीवर उठाकर इंस्पेक्टर उस्मान का नंबर डायल करने लगा। कॉल उसकी बीवी ने रिसीव की। शारिक बोला, मैं सियालकोट से उस्मान का दोस्त बोल रहा हूँ, प्लीज उन्हें फोन पर बुला दें। जवाब मिला, होल्ड करें। चंद सेकंड के बाद उस्मान की आवाज आई। शारिक ने हेलो के जवाब में कहा, मेरा नाम मत लेना उस्मान, और मेरी बात गौर से सुनो। इंस्पेक्टर उस्मान हैरत से बोला, तुम? लेकिन आज तो तुम? शारिक बोला, पुलिस में जब तक तुम जैसे लोग होंगे उनसे ऐसी ही बातों की तवक्को की जा सकती है, लेकिन मैं नहीं समझता कि हाजी जैसा घाघ आदमी इस बात का यकीन कर लेगा। तुम भी पुलिस की तरह मुझे मुर्दा ही समझते रहो और किसी को मालूम नहीं होना चाहिए कि मैं जिंदा हूँ। बहरहाल तुमने एक काम करना है। उस्मान बोला, कहो, मैं सुन रहा हूँ। शारिक बोला, आज अखबार में छपा है कि पुलिस ने कोठी का फोन नंबर कदीर की मौत के बाद मालूम किया था। तुम्हें यह मालूम करना है
कि पुलिस को वो फ़ोन नंबर कहाँ से और कैसे मिला, और आया उनके पास कोई और नंबर तो नहीं जिसके बारे में वो तहकीकात कर रहे हों। और ये भी मालूम करना है कि पुलिस मुझे और समीना को वाकई मुर्दा समझ रही है या ये सब ड्रामा है। इंस्पेक्टर उस्मान बोला, ठीक है, मैं मालूम कर लूंगा, लेकिन तुम्हें कहाँ इत्तला दूं? शारिक बोला, मैं शाम को 7 बजे के बाद किसी वक्त खुद ही तुमसे रब्ता करूंगा। उस्मान बोला, ठीक है, उस वक्त तक शायद मैं हाजी के बारे में तुम्हें कोई और इत्तला भी दे सकूंगा। शारिक बोला, ठीक है, 7 बजे के बाद मेरे फोन का इंतजार करना। ये कहते हुए उसने रिसीवर रख दिया। वो लाउंज से उठकर कमरे में आ गया, समीना वगैरह को सूरत हाल से आगाह किया और फिर बरामदे में आकर मरियम के पास बैठ गया। बाहर का मौसम वाकई अच्छा था। आसमान पर हल्के बादल छाए हुए थे और ठंडी हवा चल रही थी। कुछ देर के बाद समीना वगैरह भी वहीं आ गई। शारिक ने समीना की तरफ देखते हुए कहा, नौलखे को भी बुला लो, वो भी ठंडी हवा का लुत्फ उठा ले। समीना अंदर जाकर नौलखे को ले आई। वो अब पहले से काफी बेहतर था और थोड़ा बहुत चल फिर लेता था। वो लोग दोपहर तक बरामदे ही में बैठे रहे। इस दौरान समीना और रजिया खाने वगैरह की तैयारी के सिलसिले में बार बार अंदर जा रही थी। दोपहर का खाना खाने के बाद वो सब लोग लाउंज में ही कालीन पर बैठ गए और ताश खेलते रहे।